नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक नई तरह की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज़ होगी। इसमें हम लोग एक एक करके अलग अलग बातों के बारे में बताएंगे जो कि एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड होगी। तो आज सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजी क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चूँकि मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, अक्सर जब भी आम डिस्कशन में हम लोग बातों से लोगों की ओपिनियन जानना चाहते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है, अक्सर ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है जो कि डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं। यहाँ डायबिटीज़ एंड थायराइड इसलिए कि ये दोनों मुख्य बीमारियाँ हैं क्योंकि इनके नंबर्स ज़्यादा हैं। ये दोनों बीमारियां हार्मोन रिलेटेड वजह से होती है। इसके अलावा भी पर काफ़ी सारी हार्मोन की बीमारियां और होती है। डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, थायराइड के बारे में पता है, और इनके बारे में हम डिटेल में एक एक टॉपिक, एक एक खाने पीने की चीज़ें, इंसुलिन, हर चीज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले हमारी कुछ वीडियो सीरीज़ में। बट यहाँ और बाकी हार्मोन्स की डिजीज़ कौन सी है जो एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड है, और उनसे संबंधित कोई भी परेशानी होने पे हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात करें तो पिट्यूटरी नामक एक ग्रंथि होती है जिससे कई सारी उसमें भी बीमारियां होती है कि कई लोगों में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है जिससे बच्चों का कद कम रह जाता है। कई बार ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाती है तो लंबाई एक्सेस में बढ़ने लगती है, तो इसे हम शॉर्ट स्टेचर और टॉल स्टेचर, ये भी एक एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड बीमारी है। इसके अलावा कई बार पिट्यूटरी ग्रंथि में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि प्यूबर्टी समय से नहीं आ पाती है। इसके जस्ट अपोजिट एक ऐसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि प्यूबर्टी समय से पहले आ जाती है, तो इसे हम डिलेड प्यूबर्टी और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी करके कहते हैं, जिसका भी इलाज हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के द्वारा ही कराना चाहिए। इसके अलावा भी पिट्यूटरी ग्रंथि में कई बार ट्यूमर बन जाते हैं जिसे हम पिट्यूटरी ट्यूमर्स कहते हैं। ये पिट्यूटरी ट्यूमर भी कई तरह के होते हैं, छोटे ट्यूमर्स होते हैं, बड़े ट्यूमर्स होते हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कुछ हार्मोन बनाते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर ये हार्मोन को हम दवाइयों से भी कंट्रोल कर लेते हैं, और काफ़ी सारे ट्यूमर्स ऐसे हैं पिट्यूटरी के जो दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी अगर पिट्यूटरी ट्यूमर की बात आती है तो उसका ऑपरेशन होने से पहले हार्मोन का इवेल्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी तरह के पिट्यूटरी ट्यूमर दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, और काफ़ी ट्यूमर्स में उससे पहले, ऑपरेशन से पहले दवा स्टार्ट करनी पड़ती है, या फिर ऑपरेशन के बाद में दवाई स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इसका प्रॉपर इवोल्यूशन हो जाना ज़रूरी है। एक दूसरी ग्रंथि के बारे में भी बताना चाहूँगा। पैराथायरॉयड नामक एक ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में कैल्शियम को रेगुलेट करती है। अब अगर कई पैराथायरॉयड ग्रंथि काम करना बंद कर देती है तो शरीर में कैल्शियम की कमी होना चालू हो जाती है ब्लड में, और कई तरह के लक्षण आने लगते हैं। दूसरी, अगर पैराथायरॉयड ग्रंथि ज़्यादा काम करने लगती है, एक ट्यूमर बन जाता है पैराथायरॉयड ग्रंथि में, और शरीर में हड्डियों का कैल्शियम निकल निकल कर ब्लड में आने लगता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अक्सर ये सब बीमारियाँ अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है, इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पर अगर मान लो किसी को बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं तो उसे पैराथायरॉयड ग्रंथि से रिलेटेड इवोल्यूशन करा लेना चाहिए अपना। इसके अलावा भी कुछ और तरह की बीमारियाँ होती है जो एंडोक्राइनोलॉजी सेगमेंट में आती है। जैसे किसी का बीपी, यंग एज में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको चेहरे पे एकदम से गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, ये एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम कहते हैं। कई बार एड्रेनल ग्रंथि में ट्यूमर की वजह से होती है, फियोक्रोमोसाइटोमा उसको कहते हैं हम लोग। ये भी प्योरली क्योरेबल कोज ऑफ हाइपरटेंशन है, क्योंकि अगर उस ट्यूमर को डायग्नोज करके निकाल दिया जाए तो ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से सही हो जाता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी की कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है, तो हमें एक एक करके उसका इवेलुएट करते हैं। इसके अलावा भी महिलाओं में कुछ लोग पीसीओडी या हिर्सुटिज्म की बीमारी होती है, चेहरे पे बालों का आ जाना, ये सब बीमारियां भी एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड है। इसके बाद भी हम लोग कुछ वीडियो सीरीज़ में एक एक करके काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाएंगे जो एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड बीमारियाँ कैसे उनको हम डायग्नोज करें सबसे पहले तो, और किस तरह से उनको ट्रीट करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप को उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी हम लोग इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे।